अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम रेडियस मालूम कर सकते हैं nth ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के। तो आइए शुरू करते हैं। 1. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस प्रॉब्लम में हमसे कहा गया है कि हमें रेडियस कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का। तो आइए शुरू करते हैं। रेडियस मालूम करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है कि हाइड्रोजन एटम का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड किसी वेलोसिटी के साथ। इलेक्ट्रॉन के मास को m से रिप्रेजेंट करवाया है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को e से रिप्रेजेंट करवाया है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस को Ze से रिप्रेजेंट करवाया है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ उसको हमने v से रिप्रेजेंट करवाया है, और कितने डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, r डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रहा है। अब हम इस डायग्राम की मदद से मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने m से रिप्रेजेंट करवाया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हमने ई से रिप्रेजेंट करवाया है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस को हमने Ze से रिप्रेजेंट करवाया है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कैपिटल V से रिप्रेजेंट करवाया है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट करवाया है। अब गाइस हम ड्राइव करेंगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट को ड्राइव करने के लिए ये सारी चीज़ें हमने सपोज की हैं। अब जहाँ भी डेरिवेशन में स्मॉल m आए तो हमें पता चल जाएगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, E आए तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, Ze आए तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस की बात हो रही है, V आए तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और R हमें मालूम करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स के अंदर कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट्स सेंटर खींचती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है सर्कुलर पाथ में। तो यहाँ भी जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी वही हमें यहाँ पर सबसे पहले मालूम करनी है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, F इज़ इक्वल टू mv² डिवाइड बाई आर। ये आपने ऑलरेडी फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज गिवन बाय। इसका क्या मतलब है गाइस कि इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की बात करें तो वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कूलम्स लॉ, जिसका फार्मूला क्या था, F इज़ इक्वल टू k(q1q2) डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इस कूलम्स लॉ का फार्मूला सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको पेपर में नहीं लिखना है। क्या समझाने के लिए लिखा है कि नीचे जो आपका फार्मूला दिया हुआ है ये आपको लिखना है, F इज़ इक्वल टू Ze² डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये फार्मूला कहाँ से आया, F इज़ इक्वल टू Ze² डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बेसिकली ये फार्मूला हमने ड्राइव किया है कूलम्स लॉ से। अगर मैं आपसे कहूँ Q1 की वैल्यू E है और Q2 की वैल्यू Ze है, E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और Ze का मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस। दो चार्जेस के दरमियान की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, और K अगर बराबर है 1 के और R हमारा बराबर R के है। तो अब क्या होगा, अगर ये सारी वैल्यूज़ पुट करें हम कूलम्स लॉ के फार्मूले में तो F बराबर हो जाएगा Zd मल्टीप्लाई बाय E। Zd जब E से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा Zd² डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि ये आपका कूलम्स लॉ का फार्मूला जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको शो हो रहा है साइड में, ये आपको नहीं लिखना है पेपर में। बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी विल गेट। इसका क्या मतलब है गाइस, जैसा कि हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वाले फार्मूले को हमने कहा था इक्वेशन 1, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले फार्मूले को हमने नाम दिया था इक्वेशन 2 का। अब क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं, दोनों को अगर हम कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी mv² डिवाइड बाय आर इज़ इक्वल टू Ze² डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जैसा कि डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक आर दूसरे आर के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जब आर कैंसिल हो जाएंगे, mv² इज़ इक्वल टू Ze² डिवाइड बाय आर। आर राइट हैंड साइड के ऊपर Ze² से डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाकर mv² से मल्टीप्लाई करेगा, तो इक्वेशन बन जाएगी mrv² इज़ इक्वल टू Ze²। और इस इक्वेशन को हमने नाम दिया है इक्वेशन 3 का। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है बोर्स एटॉमिक थ्योरी के अंदर, बोर्स पोस्टुलेट्स के मुताबिक mvr इज़ ऑलवेज इक्वल टू द nh डिवाइड बाई 2 पाई। इस पोस्टुलेट की मदद से हम यहाँ पर v की वैल्यू निकालेंगे।
एम आर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर वी से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड के ऊपर जाके डिवाइड करेगा, तो वी का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2πmr। अब हम इस v की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, एम आर वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ v आया है वहाँ पर हम v की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी एम आर ब्रैकेट के अंदर एन एच डिवाइड बाई 2πmr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम आर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 to the 4 पाई का स्क्वायर एम का स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। एम आर न्यूमरेटर के अंदर भी मौजूद है और डिनोमिनेटर के अंदर भी मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लिहाजा एक एम आर दूसरे एम आर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। अगर हम जेड स्क्वायर और आर की पोजीशन को इंटरचेंज करें तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। तो गाइस फाइनली हमने आर का फार्मूला ड्राइव कर लिया, यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का, जो कि क्या है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे एन की, एच की, पाई की, एम की और जेड की और ई की। जहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू बराबर है 1 के। एन हमारा शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, हाइड्रोजन के एटम में एक ही ऑर्बिट होता है, लिहाजा एन की वैल्यू क्या है 1 है। प्लैंक्स कांस्टेंट को हम एच से रिप्रेजेंट करवाते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर -34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को एम से रिप्रेजेंट करवाया है और उसकी वैल्यू होती है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर -31 kg। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, लिहाजा जेड की वैल्यू हो गई 1 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट टू द पावर -19 कॉलम। अब ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे ऊपर फार्मूले में। तो आइए सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं इस फार्मूले में। तो आर बराबर हो जाएगा एन का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर यानी 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -34 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -19 का होल स्क्वायर। गाइस ये सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट एक आंसर आ जाएगा। पेपर के अंदर भी आपको ये सारी वैल्यूज़ पुट करके रखनी है और आंसर आपको याद रखना है। कैलकुलेटर से आपको इसको कोई सोल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हाइड्रोजन का क्या होता है वो आपको याद रखना है। तो हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाएगा 52.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -12 मीटर। और अगर हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें अगर इस वैल्यू को, तो हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर रेडियस आ जाएगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -8 सेंटीमीटर। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं एटम का साइज़, उसका रेडियस कितना होता होगा, ज़्यादा होता होगा, कम होता होगा, बहुत ही कम होता होगा, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। लिहाजा हम सेंटीमीटर और मीटर के अंदर रेडियस को यहाँ पर शो नहीं करेंगे। केमिस्ट्री के अंदर रेडियस को शो करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -8 के। ऊपर इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर 10 रेज़ टू द पावर -8 आया है वहाँ पर हम पुट करेंगे एंगस्ट्रॉम, तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ जाएगी R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो गाइस हमने कैलकुलेट कर लिया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसा कि हाइड्रोजन के अंदर तो ऑर्बिट एक ही होता है, तो n की वैल्यू हमने 1 रखी थी ऊपर, इसलिए हमारा रेडियस आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि रेडियस, अगर हम किसी और एटम का रेडियस मालूम करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारा फार्मूला क्या यूज़ होगा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट निकालने के लिए वहाँ पर हमारा फार्मूला यूज़ होगा R इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529। बजाय इसके कि फिर से हम पूरी डेरिवेशन करें, हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालो, तो n की जगह हम पुट करेंगे 2। अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करो, तो उसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे n की 3। इस तरह से कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। ये पेपर के अंदर लाजमी आती है, आप इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें, ये हर साल लाजमी आती है पेपर के अंदर।